नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कोविड के दौरान हमने ये देखा है कि मार्केट में जैसे ही किसी एक नई मेडिसिन का, नई दवाई का मुद्दा छिड़ता है, तो लोग हड़बड़ाहट में लाखों लाखों की वो दवाइयाँ ले लेते हैं और वो अक्सर बेकार ही जाती है। तो आज इस वीडियो में हम खास तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि दवाइयों को लेकर पैनिक क्यों क्रिएट नहीं करनी है, कौन सी दवाइयाँ हैं जिन्हें लेकर अननेसेसरीली हाइप कर दिया जा रहा है। लोगों को ये लगने लगा है कि वो बेहद ज़रूरी है, जबकि कोविड से रिकवरी में उनका कोई खास योगदान भी नहीं है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमन कुमार, जो कि पेशे से एक सर्जन रह चुके हैं और बीते 10 सालों से प्रिवेंटिव मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है उसमें भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि खास तौर पर इस पीरियड में ऐसी कौन सी दवाइयाँ थी जिनके लिए लोग अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट करने लगे थे, और अब कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो थर्ड वेव के पहले मार्केट में ज़्यादा डिमांड में आ रही हैं अननेसेसरीली? आपने बहुत अच्छा से पॉइंट आउट किया अपने इसमें कि जिसमें लोग पैनिक क्रिएट करने लगे। लोग जब ये शुरू हुआ था पैंडेमिक, बौखलाहट सब में थी, सब हम लोग रास्ता खोज रहे थे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बहुत चीज़ों की टेस्ट हुई। शुरू में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हम लोग का ये हो गया था। अमेरिका डिमांड करने लगा था कि हमें चाहिए हाइड्रोक्सी, ले लीजिए हमारे पास बहुत है। मच्छरों से हम लोग जूझते ही हैं। फिर पता चला एंड हमें पहले से मालूम था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो बीमारी से ज़्यादा गंदा सिम्टम्स अपने आप करता है। वो धीरे से गायब हो गया। फिर बीच में बहुत सारे दवाइयों की होने लगी ये। फिर रेमडेसिविर की एक नाम आ गई। अचानक लोग बौखला गए। और इस पैंडेमिक में सबसे दुख की बात है कि बहुत लोगों की ईमान पता चल गई। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह वगैरह वगैरह। रेमडेसिविर शुरू में लाखों में कुछ जगह दुख की बात है कि वो ब्लैक में बेचे जा रही थी। चला दौड़, लोग बौखला रहे हैं, डर रहे हैं। बौखलाहट, डर, इसी से और पैदा हो गया इसका ब्लैक मार्केट। और अब क्या है, WHO ने कह दिया कि रेमडेसिविर का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है उस पर। प्रॉब्लम हो जाता है कि जब उस दवाई, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, इन चीज़ों के लिए जब लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और ऑलरेडी हॉस्पिटल्स फुल हैं विद पेशेंट्स, जगह नहीं मिल रही है, तो मरीज़ को लेके जो घूम रहे हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, इसमें तो ऑलरेडी आदमी बीमार है, इन्फेक्टेड है। आप उनको ऐसे जगह ले जा रहे हैं जहाँ 10 और इन्फेक्शन हैं, स्ट्रेस करते जा रहे हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है, और बीमार होंगे ही। बहुत लोग तो इस बौखलाहट के चलते मरे हैं। कि ठंडे दिमाग से घर पे ही सही सलाह से मैनेज किया जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर गोवा में आइवर्टेसिन का स्टार्ट हो गया ट्रायल, वो भी धीरे से गायब हो गया। एजिथ्राल जो चल रहा था, अब गवर्नमेंट का आ गया है कि एजिथ्राल का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ हम जानते हैं कि वो उनका इफ़ेक्ट क्या है और कैसा है, लेकिन हमारे परे लोग अचानक दवाई कंपनियों से इससे लेना शुरू करते हैं। ये डिहाइड्रोक्सी ग्लूकोज जो स्टार्ट हुआ था, हर ड्रग के इंकरेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, हर नए ड्रग के डिस्करेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट तो अभी हम लोग 1.5 साल तो हुआ है, तो कोई हम पत्थर में नहीं लिख सकते हैं कि इसका ये होगा वो होगा। कुछ लोगों को हेल्प किया है, कुछ लोगों को नहीं हेल्प किया, कुछ लोगों को तो और भी डुबा दिया है। कुछ दवाइयाँ और दवाइयों का खोज
और उसके चलते जो मेंटल, फिज़िकल, सोशल एंड फाइनेंशियल जो स्ट्रेस हुआ है, उसके चलते जितना हार्म हुआ है उतना तो वायरस नहीं किया। एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि थर्ड वेव को लेकर जब बातें चल रही है तो क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जो मार्केट में ऑलरेडी थर्ड वेव के नाम से बिकने लगी है कि अगर आप ये दवाई ले लेते हैं तो आप थर्ड वेव से सुरक्षित रहेंगे? अभी थर्ड वेव की तैयारी में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो कि सैंक्शन हुई है या प्रिवेंटिव के लिए या अदरवाइज। इनफैक्ट जो दवाइयाँ सेकेंड वेव में लोग दौड़ रहे थे और जिनके लिए पैनिक हो रही थी, उनको रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेमडेसिविर को, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, यहाँ तक कि अज़िथ्राल को मान लिया है कि ज़रूरत नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मरीज़ के ठीक होने और नहीं होने में। अगर आदमी बीमार पड़े और सीरियस लगे, तुरंत डॉक्टर की सलाह से एक निश्चित अस्पताल पे जाके, जहाँ तक हम लोग का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है अभी तक सिर्फ स्टेरॉइड्स अंडर मेडिकल सुपरविजन, एक डॉक्टर या अस्पताल के निरीक्षण के अंदर स्टेरॉइड्स का बहुत अहम रोल है। लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल में, अगर आप घर पे कोशिश कीजिएगा तो उसका उल्टा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा सैनिटेशन, जो भी प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना है। डाइट ठीक रखिए, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ काम करना ही है। अगर काम करने का नहीं मन कर रहा है तो उसको भी एंजॉय कीजिए जब तक कि है। ठीक से खाइए, ठीक से सोने का कोशिश कीजिए। आसान नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना आराम से सो सकते हैं, जितना अच्छे से खा सकते हैं घर का खाना, और अपने आप को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा अगर और जब थर्ड वेव आएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि तीसरी वेव को लेकर पैनिक करने की तो सबसे पहले कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी किसी मेडिसिन की जानकारी नहीं दी गई है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स हैं इस देश के, उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसी कोई खास दवाई है जो थर्ड वेव से आपको जादू की तरह बचा लेगी। ऐसे में ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी दवाइयों के नाम से भ्रमित करने की कोशिश भी करे तो आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर ले इसके पहले कि आप खुद से चिकित्सक बनकर उन दवाइयों का सेवन करने लगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।